वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिएगा 43 वीडियो के साथ में 42वें वीडियो में हमने आपको वृक्काणु नेफ्रॉन का नामांकन चित्र बनवाया था। अब इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन होता है, ध्यान देना, नेफ्रॉन या वृक्काणु वापस डालेंगे हेडिंग, नेफ्रॉन की संरचना। ध्यान देना, जो नेफ्रॉन होता है वो मेनली दो भागों का बना होता है। इसमें ध्यान देना, इसे बोलेंगे वृक्काणु नेफ्रॉन में ये दो भागों का बना होता है। पहला भाग होता है इसका, ये होता है मेल पीगियन का है। कौन सा का है? मेल पीगियन भाग, मेल पीगियन भाग। और दूसरा होता है स्त्रावी भाग, स्त्रावी भाग। दो भागों में बांटते हैं इसको। तो मेल पीगियन का है दो भागों से मिलकर बना होता है। वापस ध्यान रखना, इसमें पहला जो होता है वो होता है वोमेन संपुट, वोमेन संपुट। और दूसरा होता है केशिका गुच्छ। कौन सा होता है? केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, GLO मेरू, ग्लोमेरुलस। वोमेन संपुट, BOWMN, वोमेन्स कैप्सूल, CAPSUL, वोमेन कैप्सूल। तो मेल पीगियन का है दो भागों का बना होता है, वोमेन संपुट और मेल पीगियन, वोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। अब ध्यान देना, स्त्रावी भाग होता है जो होता है, इसे बोलते हैं वृक्क नलिका। इसको ये भी कहते हैं वृक्क नलिका भी कहते हैं। तो वृक्क नलिका तीन भागों में बटी होती है। ध्यान रखना, कौन से भागों में? तीन भागों में बटी होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका से बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होती है हेनले लूप, हेनले का लूप, हेनलेज, HENE, हेनलेज लूप। और इसमें होते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, DCT। तो ये इसकी संरचना होती है चार्ट के रूप में, और चित्र के द्वारा हमने आपको बता दिया था, फिर भी हम एक बार चित्र बना देंगे। तो वृक्क नेफ्रॉन दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है मेल पीगियन भाग, दूसरा है स्त्रावी भाग। स्त्रावी भाग होती है वृक्क नलिका, और मेल पीगियन भाग क्या होता है? दो भाग होते हैं इसके अंदर। वोमेन संपुट दो भाग में बटा होता है, वोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। वोमेन संपुट पहले रूम में रचना होती है, और वोमेन संपुट की गुहा में क्या पाया जाता है? केशिका गुच्छ पाया जाता है। स्त्रावी भाग होती है वृक्क नलिका, स्त्रावी भाग को वृक्क नलिका कहते हैं। वृक्क नलिका तीन भागों में बटी होती है। पहली समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरी है हेनले का लूप, और तीसरा है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको अब हम एक एक का वर्णन कराएंगे, देखिएगा ध्यान से। इसमें देखें ध्यान से, तो ध्यान देना, मानव का प्रत्येक वृक्क, इसमें लिखो मानव का प्रत्येक वृक्क। ध्यान देना, मानव का प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म कुंडलित, असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाकार, कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं, नलिका या वृक्क
कुंडलित नलिकाओं, लिखो आप, कुंडलित नलिकाओं या वृक्क नलिकाओं का बना होता है, का बना होता है, का बना होता है। क्या है कि मानव का प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं का बना होता है। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देना इसमें, जिन्हें क्या बोलते हैं, इसी में लिख लो आप कॉमा करके, जिन्हें वृक्काणु, ब्रैकेट में नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन किसे कहते हैं या वृक्काणु किसे कहते हैं, ध्यान देना कि मानव का प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं का बना होता है, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। तो ये वृक्काणु की क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि वृक्काणु क्या है। ध्यान देना, इसके बाद में आपको आ जाता है कि अतः वृक्काणु या नेफ्रॉन, अतः वृक्काणु, ब्रैकेट में नेफ्रॉन, वृक्क की, ध्यान देना क्या होती है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। और वृक्क क्या कहलाती है, जबकि और वृक्क या जबकि वृक्क उत्सर्जी इकाई कहलाते हैं। और वृक्क उत्सर्जी और वृक्क उत्सर्जी इकाई कहलाते हैं। वृक्क उत्सर्जी इकाई कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो ध्यान देना, सीधी सी बात है कि मानव का प्रत्येक वृक्क असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं का बना होता है या कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। अतः नेफ्रॉन या वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और वृक्क उत्सर्जी इकाई होती है या कहलाते हैं। आगे देखिएगा, प्रत्येक वृक्काणु क्या होता है, निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिएगा, प्रत्येक वृक्काणु जो हमने आपको बता दिया था, इसमें देखिएगा आगे, प्रत्येक वृक्काणु निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है, बना होता है। पहले संरचना देखेंगे हम, इसमें मेलपिगियन काय या मेलपिगियन भाग, मेलपिगियन भाग। ध्यान देना, इसमें देखो, यह बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ से मिलकर बना होता है। इसमें देखो, यह बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ से मिलकर बना होता है, जो हमने आपको डायग्रामेटिक बता दिया था, बना होता है। ध्यान देना, इसमें जो पहला भाग है, ए भाग मिलकर बना होता है। इसके यदि थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देखेंगे, अब मैं आपको बिल्कुल छोटा डायग्राम बना रहा हूँ।
लिखिएगा बस इसका, ताकि आपको ध्यान रहेगा इसमें। हेनले का लूप, ये होती है संग्राहक नलिका। कौन सी है? संग्राहक नलिका। ध्यान देना, ये पीसीटी, सॉरी डीसीटी, और ये हेनले का लूप एचएल, और ये डीसी पीसीटी, और ये होता है बोमेन संपुट, और ये केशिका गुच्छ। ध्यान देना, इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है ये। तो इसमें आप देखें गौर से, तो अब आता है क्या? बोमेन संपुट, ए भाग बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। देखिएगा इसमें, देखो आप ध्यान से कि क्या होता है ये, कि यह प्यालेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? प्यालेनुमा संरचना होती है, कप के आकार की, इस टाइप। ये बोमेन संपुट, इसमें होता है केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। तो देखिएगा इसमें, देखो बोमेन संपुट में यह प्यालेनुमा संरचना होती है, कप के आकार की। कैसी होती है? प्यालेनुमा संरचना होती है, जो वृक्काणु के ऊपरी सिरे पर, ध्यान देना, जो वृक्काणु को ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, जो वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्काणु के ऊपरी सिरे पर क्या होती है? स्थित होती है। ये पूरे ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, ध्यान देना। अभिवाही अपवाही धमनिका, अपवाही ये वाली और ये वाली अभिवाही। तो ध्यान देना कि यह प्यालेनुमा संरचना होती है, जो वृक्काणु या नेफ्रॉन के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। आगे देखो, दूसरा आता है केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है? ध्यान देना, किसे कहते हैं ये, कि यूरिया युक्त अशुद्ध रक्त अभिवाही धमनिका के द्वारा कहाँ आता है? बोमेन संपुट की गुहा में आता है, और या फिर अभिवाही का जो धमनिका होती है वो बोमेन संपुट की गुहा में जाकर के एक जालरूम रचना बनाती है, और इसके बाद में कहाँ निकल जाती है? ये अपवाही धमनिका के रूप में निकल जाती है। तो इसमें देखिएगा बोमेन संपुट में प्रवेश करने वाली, तो बोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका धमनिका, और ये अपवाही धमनिका, मतलब बोमेन संपुट में प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका, और बाहर निकलने वाली, ये क्या निकल रही? बाहर निकलने वाली, बाहर निकल रही, और बाहर निकलने वाली अपवाही धमनिका के बीच केशिकाओं का समूह होता है, या केशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका गुच्छ कहते, या केशिका गुच्छ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे आप ध्यान से। इसमें देखो कौन सी? अभिवाही धमनिका। ये देखो आप, बोमेन संपुट में क्या लिखेंगे हम? बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में
प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका और बाहर निकलने वाली अपवाही धमनिका के बीच केशिकाओं का समूह या गुच्छ पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बोमेन संपुट में ये बोमेन संपुट है, इसमें प्रवेश करने वाली या आने वाली अभिवाही धमनिका और बोमेन संपुट से बाहर निकलने वाली अपवाही धमनिका के मध्य क्या पाया जाता है? केशिका गुच्छ पाया जाता है, जो कहाँ स्थित होता है? बोमेन संपुट की गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित? बोमेन संपुट गुहा में स्थित होता है। तो आगे देखिएगा, इसमें आपको आगे लगेगा कि अभिवाही जो धमनिका होती है वो आकार में चौड़ी होती है या व्यास में क्या होती है? चौड़ी होती है, जबकि अपवाही धमनिका होती है वो क्या होती है? सकड़ी होती है। कैसी होती है? सकड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ में दाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? दाब बढ़ जाता है और रुधिर छन जाता है और स्वस्थ साफ रुधिर अपवाही धमनिका के द्वारा निकल जाता है। तो आप देखिएगा, अब आता है तो केशिका गुच्छ हो गया। इसके बाद में आपको आता है दूसरा, तो ध्यान देना, इसमें अशुद्ध रक्त आता है और इसके द्वारा शुद्ध बाहर निकल जाता है। तो आप देखिएगा, इसका जो अगला भाग आता है स्त्रावी भाग, दूसरा पार्ट, इसमें आ जाएगा आपको दूसरे भाग में वृक्क नलिका। हम ये भी कह सकते हैं इसको वृक्क नलिका। कौन सा भाग होता है? स्त्रावी भाग। ध्यान देना, वृक्क जो नलिका होती है वो 3 भागों में बटी होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसमें देखिएगा, ध्यान देना, यह एक लंबी पतली, कहाँ से चलती है? यहाँ से। यह एक लंबी पतली कुंडलित क्या होती है? लंबी पतली कुंडलित क्या होती है? लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है, जिसका दूरस्थ सिरा, ध्यान देना, जिसका दूरस्थ सिरा संग्राहक नलिका से और अग्र सिरा किसी जुड़ा होता है? बोमेन संपुट से जुड़ा होता है। तो इसमें देखिएगा, यह एक लंबी पतली और कुंडलित नलिका होती है, जिसका अग्र सिरा, कौन सा सिरा? जिसका अग्र भाग या अग्र सिरा बोमेन संपुट से और
पश्च भाग हम ये भी कह सकते हैं, और दूरस्थ भाग या पश्च भाग ये कह सकते हैं, और दूरस्थ भाग संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। ध्यान देना ये यहाँ से चलती है और यहाँ खत्म होती है, तो ध्यान देना कि कैसी होती है, लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है जिसका अग्रभाग या अग्रस्थ भाग बोमेन संपुट से और दूरस्थ भाग किससे जुड़ा होता है, दूरस्थ भाग संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। आगे देखिएगा, इसमें यह मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। यह मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। ध्यान देना क्या होता है, वृक्क नलिका लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है जिसका अग्रसिरा या अग्रस्थ भाग बोमेन संपुट से और दूरस्थ भाग संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। ये 3 भागों में बटी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जिन्हें हेनले का लूप, क्या वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो इसमें पहला ध्यान देना आप, पहला भाग देखें, इसके अंदर इसमें आता है ए समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें देखो, इसमें क्या लिख रहा है हमें, ध्यान देना, इसमें लिख रहा है हमें बोमेन संपुट के नीचे लंबी, बोमेन संपुट के नीचे मोटी लंबी कुंडलित नलिका को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो ये किसके नीचे होती है, बोमेन संपुट के नीचे मोटी लंबी कुंडलित नलिका क्या कहलाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। तो देखो, बोमेन संपुट के नीचे, बोमेन संपुट के नीचे लंबी एवं मोटी कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। आगे देखिएगा क्या कहलाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। इसका जो निचला सिरा होता है वो यू आकार का होता है, ध्यान देना। और दूसरा जो आता है, ध्यान रखना, बी हेनले का लूप, हेनले का लूप, ध्यान देना। इसमें आ जाएगा आपको कि समीपस्थ कुंडलित नलिका का निचला भाग कैसा होता है, यू आकार का होता है, पतला यू आकार का होता है, ध्यान देना। इसमें लिखो, समीपस्थ कुंडलित नलिका के निचले पतले यू आकार के भाग को, निचले पतले यू आकार के, अंग्रेजी का यू आकार के भाग को हेनले का लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं, ध्यान देना। इसकी यह अवरोही और
आरोही भुजाओं युक्त, अवरोही और आरोही भुजाओं युक्त होता है। ध्यान देना कैसे होता है ये। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये पीसीटी है, इसके लंबा पतला, मतलब पतला यू आकार का भाग क्या कहलाता है, हेनले का लूप कहलाता है। ये भुजा होती है अवरोही और ये आरोही, तो ये दो भुजाओं युक्त होता है। अब आता है इसके तीसरा जो आता है आपको दूरस्थ कुंडलित नलिका। तीसरा भाग आता है इस वृक्क नलिका का दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसमें ध्यान देना सी वाला पार्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका इसे बोलते हैं डीसीटी। इसमें देखो इसमें आ जाएगा आपको कि यह मोटी चौड़ी कम कुंडलित एवं लंबी नलिका होती है। कैसी होती है ये है मोटी और कैसी होती है, मोटी चौड़ी कम कुंडलित, मोटी चौड़ी कम कुंडलित एवं लंबी नली होती है, एवं लंबी नलिका होती है। कैसी होती है, यह मोटी चौड़ी कम कुंडलित लंबी नलिका होती है जो कहाँ खुलती है, संग्राहक नलिका में। ये होती है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका कहाँ खुलती है, ये संग्राहक नलिका में जो होती है, जो संग्राहक नलिका में खुलती है। कौन सी नलिका में खुलती है, संग्राहक नलिका में खुलती है। ध्यान देना इसकी उपकला जो होती है, इसकी उपकला कैसी होती है, घनाकार। इसकी उपकला घनाकार होती है। कैसी होती है, घनाकार होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यह कुछ मात्रा में जल एवं खनिज लवणों का शोषण करती है। ध्यान देना यह कुछ मात्रा में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा मुख्य मात्रा में इसके द्वारा स्त्रवण होता है तथा मुख्य रूप से इसके द्वारा स्त्रावण होता है। तो ये ध्यान देना क्या होता है, स्त्रावण होता है। स्त्रावित नलिका होती है मुख्य रूप से ये कुछ मात्रा में। तो दोबारा देखें इसको, ये कैसी होती है, लंबी है चौड़ी है। कैसी है, लंबी है चौड़ी है कम कुंडलित है ये, और मोटी है। यह मोटी चौड़ी कम कुंडलित लंबी नलिका होती है जो संग्राहक नलिका में खुलती है। इसकी उपकला जो आंतरिक स्तर होता है उपकला कोशिकाओं का बना होता है, उपकला घनाकार कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात इसकी उपकला घनाकार होती है। यह कुछ मात्रा में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, लेकिन मुख्य रूप से यह स्त्रावी पदार्थों का स्त्रावण करती है, मतलब मुख्य रूप से स्त्रावण में सहायक होती है। इसके बाद में संग्राहक नलिका आती है जो कि वृक्क नलिका का भाग नहीं होती है। संग्राहक मतलब वृक्क नलिका, संग्राहक नलिका में अनेक वृक्क नलिकाएं आकर मिलती हैं और संग्राहक
नलिका कहाँ खुलती है? मूत्रवाहिनी में खुलती है। तो ये आज का आपका वृक्क नलिका का टॉपिक पूरा हुआ, नेफ्रॉन्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ ही आपका